सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के बारे में जानेंगे कंप्लीट। ये वैकेंसी आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के थ्रू फिल होती है। हर साल आपकी वैकेंसी आती है। लेवल 4 की पोस्ट है, अच्छी खासी वैकेंसी है और सिर्फ ये गर्ल्स की वैकेंसी है। अभी काफ़ी टाइम हम लोग रिजल्ट भी देखते हैं, मैं रिजल्ट आपको बताता रहता हूँ, तो उसमें बॉयज़ भी फिल कर देते हैं। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। जो भी गर्ल्स एनसीसी का सी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, वो ये वैकेंसी फिल कर सकती हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग कंप्लीट जानेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा आपको एग्जाम देना है, फेज 13 क्या होता है या फिर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस है, वो कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और फेज 13 में कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आ सकती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, सबसे पहले आपको बताता हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम होता क्या है। स्टूडेंट्स को नहीं पता है, सीजल लोगों को पता होता है, एमटीएस, सीएचएसएल। सो ऐसे ही आपकी एक एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम है। सिलेक्शन पोस्ट है क्या, जैसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें आपको अलग से एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कुछ अलग से स्किल चाहिए उस वैकेंसी में, पर्टिकुलर वैकेंसी में। और ये भी होता है कि काफ़ी जगह जैसे एलडीसी की वैकेंसी है, आपने देखा होगा सीएचएसएल में ना करके वो डिपार्टमेंट वाइज निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो एक एक दो दो वैकेंसी, अब मैं इसमें डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ रोस्टर होते हैं, कॉमन रोस्टर होते हैं जो कैटेगरी वाइज फिल करने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई वैकेंसी आपकी ओवरलैप कर गई, काफ़ी टाइम से वो एससी की वैकेंसी नहीं फिल हो रही है, तो वो क्या करता है, डिपार्टमेंट उसको रिपोर्ट करता है रीजन को, रीजनल वेबसाइट पर फिर ये वैकेंसी रिपोर्ट होकर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में ये वैकेंसी इंक्लूड होती है। तो ऐसे काफ़ी सारी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों में ऐसे सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम कंडक्ट होता है। अब फेज 13 क्या है, फेज 13 ईयर वाइज चलता है। फेज 12 अभी करंटली उसके रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं। फेज 11 का भी अभी पेंडिंग चल रहा है, ये कुछ पेंडिंग चलता है अभी। फेज 12 में पहली बार हुआ है कि ये ऑनलाइन स्क्रूटिनी स्टार्ट हुई है। सो हो सकता है आपको ये प्रोसेस जल्दी देखने के लिए मिले। बाकी अभी भी डिले काफ़ी रीजन्स में चल रहा है, ये रीजन वाइज भी डिपेंड करता है किस रीजन में कैसा चल रहा है। तो फेज 13 क्या है, 2025 में जो आपका एग्जाम होगा वो फेज 13 होगा। फेज 12 2024 का ऐसे ही पीछे पीछे चलता है। इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन आपका 16 अप्रैल 2025 में आएगा, लास्ट डेट 15 मई 2025 है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है यही आपकी क्रूशल डेट हो। क्रूशल डेट के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एज लिमिट आपकी 20 to 25 है। एग्जाम डेट आपकी एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्या रिक्वायरमेंट है, लेवल 4 की पोस्ट है, पहले मैं बताता हूँ। 25,500 की शायद ग्रेड पे होता है ये। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी कोर्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी क्रूशल डेट्स के पहले की होनी चाहिए। अभी भी आप अगर रिजल्ट देखोगे, कोई भी रीजन का जीसीआई का रिजल्ट निकाल लो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्रूशल डेट के बाद वो सबमिट कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको मैं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स क्रूशल डेट के बाद क्लेरिफाई कर रहे हैं, सी सर्टिफिकेट ले रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग नेक्स्ट ईयर का ट्राई करेंगे, है ना। उनको कोई बेनिफिट नहीं है, बस एग्जाम के लिए वो लोग दे सकते हैं। स्किल टेस्ट कुछ नहीं होता है इसमें, शायद एक बेसिक मेडिकल होता है जो आप अपने रीजन के कोई भी हॉस्पिटल से करा के सबमिट कर सकते हैं। सिंपल ही होता है, कोई फिजिकल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग एक बार वैकेंसी देख लेते हैं। जैसे फेज 9 से है, ये फेज 9, 10, 11 एंड 12, ये वैकेंसी रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आपको फिल कैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको रीजन वाइज फिल करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सीआर में आपको फिल करना है, सीआर में अगर ओबीसी की वैकेंसी आपको फिल करना है, तो आपको फिल करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ फीस होती है इस एग्जाम की। सो एज मच एज आप सारे रीजन्स में फिल कर सकते हैं। क्योंकि ये ग्रेजुएशन की वैकेंसी है, तो आपको एग्जाम सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा, सिंगल सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा। सिंगल सीबीटी, इधर मैं बता देता हूँ आपको, इधर ही देख लेते हैं। जैसे ये रीजन है, अपने सारे रीजन में आप फिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें पोस्टिंग भी होती है, म्यूचुअल पोस्टिंग भी होती है, कंपैशनेट पोस्टिंग भी होती है। अगर आपने, बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉई से शादी कर ली तो उसमें भी होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप साउदर्न रीजन में जा रहे हो फिर आप वापस आ सकते हो, अगर वहाँ पे ये वैकेंसी है तो। और मोस्टली अगर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे इतना डिटेल नहीं पता, बट गवर्नमेंट का मुझे नॉर्म्स पता है कि गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सारे रीजन्स में ये फॉर्म फिल कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। फीस सबकी लगेगी 100, बट एग्जाम आपका सिंगल ही होगा। एग्जाम पैटर्न में आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न सिंपल है। अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया है सिंगल, एग्जाम पैटर्न आपका जीएस होगी, रीजनिंग होगी, क्वांट होगी एंड इंग्लिश होगी, ठीक है। 25, 25, 25 एंड 25, 100 क्वेश्चन होते हैं जो 50-50 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग -0.5 है आपकी, एंड 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट्स का आपका ये पेपर होता है। तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा है वो इजीली क्लियर कर सकता है, ठीक है। एक बार चलते हैं, ये एग्जाम पैटर्न है, सिंगल एग्जाम होता है, कोई मल्टीपल एग्जाम नहीं है, प्री मेंस का कोई नहीं है अभी। सिलेक्शन पोस्ट में सिंगल आपका एग्जाम होता है, और ऐसा भी नहीं है जीसीआई का अलग आएगा या उसका अलग आएगा। एक बेसिक एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल का आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। सो आप सारी रीजन में फिल कर सकते हो। जैसे फेज़ 9 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, 267 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी। ऐसा रीजन में 76 वैकेंसी आई थी, उसके बाद से इतनी वैकेंसीज नहीं आई है। फेज़ 10 में कम वैकेंसी थी, 65 थी। फेज़ 11 में 154 वैकेंसी थी, और फेज़ 12 में आपकी 182 वैकेंसीज थी।
तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि फेज़ 13 में आपको ऐसा एनी रीजन जैसे हो गया, एनी रीजन में काफ़ी टाइम से वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, तो आपको इस बार डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाली है फेज़ 13 में। और एक्सपेक्टेड वही है कि 150-180 के बीच में आपको दोबारा वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल रही है। फेज़ 13 के मैं अभी आपको बताऊँ तो लगभग 4000 वैकेंसीज़ ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जो आपको ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, जो फेज़ 13 में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जीसीआई की भी आपको वैकेंसीज़ अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। अब एक बार चलते हैं, मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका। सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 60 मिनट्स का। उसके बाद आपका रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट कभी भी मार्क्स शो नहीं होंगे। उसके बाद एक स्क्रूटिनी होता है, इनिशियल स्क्रूटिनी होता है, जिसमें 1:15 या 1:20 रेशियो लिया जाता है। उसमें स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, जैसे एक वैकेंसी है तो 15 टाइम स्टूडेंट्स को स्क्रूटिनी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड अब ऑनलाइन हो गए हैं, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कैटेगरी हो गया आपका, सी सर्टिफिकेट हो गया आपका, है ना, आपका 10th की मार्कशीट हो गई, डीओबी सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रूटिनी के लिए ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन आप अपलोड करोगे, जब भी डेट आएगा वो सब आपको इस चैनल पे टाइमली मिलता रहेगा, हर एक चीज़ आपको। इसके बाद सबसे पहले एक इनिशियल लिस्ट आएगी, इनिशियल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आएगी। वो सारे स्टूडेंट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे जिनने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सबमिट किए हैं, सब कुछ ठीक है, एप्लीकेशन से लेके सब कुछ ओवरऑल, जब उनके डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे तो वो एक्सेप्टेंस लिस्ट में आ जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स के किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी, उनको रिजेक्शन लिस्ट में डाला जाएगा, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, उनके एप्लीकेशन में दिक्कत हो, नाम मिसमैच हो किसी भी फादर मदर का, इस इन सब चीज़ों में सब कुछ देखा जाता है और आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाला जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन का, जैसे काफ़ी रीजन्स में 10 डेज़ का टाइम दिया जाएगा आपको रिप्रेजेंटेशन डालने का। एक मौका आपको दिया जाएगा कि अगर आप रिजेक्शन लिस्ट में हो, आपको एक रीमार्क्स दिए जाएंगे कि आपको इस वजह से रिजेक्ट किया गया है, तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, या फिर उसमें रिप्लाई दे सकते हो कि किस चीज़ की वजह से आप इसको रिएक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप, और आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है तो। नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद लगभग, उसके बाद कोई पीरियड नहीं है, स्पेसिफिक पीरियड, एक फाइनल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आएगी। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो रिजेक्टेड स्टूडेंट है कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइनल एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद उनका एक डीवी का शेड्यूल आउट होगा। डीवी का शेड्यूल आउट होता है आपका, जिसमें आपको वेन्यू बताया जाएगा, डेट ऑफ डीवी बताई जाएगी, वहाँ पे आपको फिर फिजिकली डीवी देने जाना पड़ेगा। कॉल लेटर होगा और पर्टिकुलर वेन्यू आपको दिया जाएगा। वेन्यू जिस रीजन में आप क्वालिफाई कर रहे हो उसी रीजन में आपका डीवी होगा। पहले के टाइम में होता था लोग डीवी चेंज करवा लेते, अब तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो आपको उस रीजन में जाना पड़ेगा अपना डीवी करवाने, फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जो जो आपने अपलोड किए हैं। जब आपका डीवी हो जाएगा, उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, जिसमें आपके मार्क्स होंगे, ये मेरिट लिस्ट होती है। सो इसमें मेरिट लिस्ट वाइज होगा, जो स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स होंगे फाइनली वो सेलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आप पूरा टाइम इसमें बिजी रहो, है ना, ये वैकेंसी ऐसी है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फिल किया एग्जाम, आपने एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, हाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो सब चीज़ें आप ध्यान देना है आपको, बट आपको इस वैकेंसी पे वो नहीं रहना है। लास्ट में जाके आपको पता चला आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर ही बहुत कम है, आप नीचे हो, है ना, मार्क्स तो आपको यहाँ पे अपना पता चल जाएगा, बट आपको बाकियों को थोड़ा ना मार्क्स पता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या है, क्योंकि इसमें ये होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट आपका काफ़ी सारे रीजन में फिल कर रहा है, सो इस चीज़ का ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको फाइनली पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। वेटिंग लिस्ट में रखते हैं एक दो लोगों को, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। इसके बाद एक एडिशनल रिजल्ट भी आता है काफ़ी जगह, है ना, जो वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, क्योंकि किसी ने एसआर में भरा है, किसी ने सीआर में भरा है। स्टूडेंट देखता है कि घर के पास अगर होम स्टेट में सीआर उसका पास पड़ रहा है, तो वो सीआर ज्वाइन करेगा, एसआर छोड़ देगा, तो वो वैकेंसी रह जाती है, और एडिशनल रिजल्ट निकाल के फिर वो वैकेंसी भरी जाती है। तो आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि फेज़ 10 की वैकेंसीज फुलफिल की जा रही हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि फेज़ 10 का अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है, है ना, वो वैकेंसीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करके छोड़ दिया, या फिर वो वैकेंसी है ज्वाइन करके नहीं, मतलब उस वैकेंसी में स्टूडेंट ने अपना फाइनल डीवी दे दिया, उसके बाद ज्वाइन नहीं किया। तो उसमें भी होता है डिपार्टमेंट के पास कि 21 डेज होते हैं, वो लेटर भेजते हैं कि 21 डेज हैं आपके पास ज्वाइन करने के लिए डिपार्टमेंट, जब ज्वाइन नहीं करते हैं फिर वो ये एडिशनल रिजल्ट निकालते हैं। तो उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाती है और फाइनल ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। फाइनल ज्वाइनिंग में शायद आपको बोला जाएगा कि आप मेडिकल करवा लो कहीं भी, अपने कोई भी जो जिला अस्पताल होता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, वहाँ से आपको सीएमओ वगैरह के मेडिकल करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। सिलेबस, देखो सिलेबस एज सच कुछ भी अलग नहीं है। सिलेबस मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोई भी सिलेबस आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है वही है। इसके लिए तो बस इतना रिकमेंड करूँगा कि आप एसएससी के पीवाईक्यू लगा लो सारे जितने हैं, ठीक है, उसी से आपको सिलेबस पता चल जाएगा कि कैसा है क्या नहीं। और अगर आप एसएससी की पहले से तैयारी करो तो आज सच आपको कुछ अलग से इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है ना। तो ये सिलेबस कुछ नहीं होता है, आपको काफ़ी जगह मिल भी जाएंगे सिलेबस। जॉब रिक्वायरमेंट, ड्यूटीज ऑफ पोस्ट, देखो ये तो सिंपल ही है कि अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लिया है तो आपको एनसीसी के बारे में सब पता होगा। मे भी आपने जीसीआई को देखा भी होगा, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर को आपने देखा भी होगा अपने कैंप्स वगैरह में। तो कुछ इतना वो नहीं है कि क्या होता है, एनसीसी कैडेट्स के साथ ही आपको रहना है, टाइम टाइम टू टाइम कैंप्स वगैरह में रहना है, शायद उनके ऑफिसिंग कमांड और एएनओ इन सब
का काम करना है, एनरोलमेंट करना है कैडेट्स का, परेड्स के टाइम पे जो आरडीसी वगैरह होती है शायद उसमें अटेंड करना है। बाकी ये सब एज सच वही जो आपको बोला जाएगा ऊपर से वही आपको करना पड़ेगा। मेजरली आप एनसीसी कैडेट्स के साथ ही काम करोगे। सो यही कंप्लीट था। बाकी फेज़ 13 में अच्छी खासी वैकेंसी दोबारा आने वाली है। बाकी फेज़ 12 के तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, जो भी वैकेंसी जो भी आपकी आउट हो रही है स्क्रूटिनी लिस्ट, वो सबके भी अपडेट आपको टाइमली मिल रहे हैं। तो यही सब था गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर के। जो भी गर्ल्स ने सी सर्टिफिकेट किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू।